नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। 5 राज्यों का चुनाव बहुत गर्म है। उनमें ही 2 राज्य हैं, यूपी और उत्तराखंड। यूपी की पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। उत्तराखंड की भी दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को ही होनी है। और दोनों प्रदेशों में सियासत बहुत ही गर्म है, वहां की सियासत का माहौल बहुत गर्म है। इसीलिए आज हम उत्तराखंड और यूपी के दूसरे चरण पर बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के रुड़की से शिराज मेहदी है और मुरादाबाद से हमारे साथ हैं सैयद उवैस अली। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान भाई। क्या हाल है इस समय दूसरे चरण में जो सीटें आ रही हैं, मुरादाबाद का क्या हाल है? बिल्कुल गुफरान, आपको बता दें कि द्वितीय चरण का जो चुनाव अब होने वाला हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम है। अन्य पार्टी जो है वो बीजेपी बनाम के नाम पर लड़ रही है। बीजेपी को हराने का उत्तर प्रदेश के अंदर में साफ तौर पर एक मुद्दा बना हुआ है। तमाम जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जहां जहां पर गठबंधन हुआ है वहां की बात की जाए तो वहां पे भी, और जो अन्य पार्टियों के दावेदार है जिन्होंने बड़ी बड़ी दावेदारी ठोकी हुई है, लेकिन विकास की नैया पर, विकास पर वोटिंग होगी। हालांकि सवाल अभी उठने लाजमी है, क्योंकि आज 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार, अभी 6 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो चुका है। डोर टू डोर कैंपेन लगातार चल रही है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाएंगे, वोट मांगेंगे। और देखिए, वोट मांगने का तरीका भी है जनता को लुभाने का सबसे बड़ा प्रयास है। खासतौर से अगर माइनॉरिटी की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय का वोट उत्तर प्रदेश के अंदर में हालांकि भले ही कम हो, मुस्लिम वोट बैंकिंग कम होने के बाद भी, लेकिन फिर भी पार्टी के जो भारी प्रत्याशी हैं वो लगातार मुस्लिम वोट को अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार जो बनती है उसमें तय जो करता है वोट, वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय का वोट तय करता है। क्योंकि पिछली बार जो मतदान हुआ था वो 14.7 हुआ था, अगर आप 2007 के आंकड़े उठा के देखें। और अब 2022 में जो मतदान होने वाला हो रहा है उसके अंदर 15.3 से लेकर 15.6 तक का आंकड़ा वोट बैंकिंग का छूता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 38% वोट जो है वो युवा करेगा। सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उलट पुलट कितनी राजनीति की सरगर्मियों पर तेज है, ये यूपी के लिए बड़ी दावेदारी हो रही है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जहां जहां पे जुड़े हैं ज्यादातर उन पे फोकस है। जी यही सवाल मेरा शिराज मेहदी आपसे है। उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को मतदान होना है, तो उत्तराखंड का क्या हाल है इस समय? आज जो है चुनाव प्रचार हो रहा था, इस बार 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। जी मानिए, आपके तमाम जितनी भी पार्टियां हैं जिन्होंने लगाने थे लगा चुकी हैं। फिलहाल बीजेपी यहाँ 2 ही मुद्दे रहते हैं जी। क्राइम का बड़ा मुद्दा रहता है उत्तराखंड में, उसको फोकस किया है सभी पार्टियों ने। मैसेज जो है आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करी है कि यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। दूसरा ये आपका एक मुद्दा यहाँ ये मेन रहता है यहाँ कि आपका नौकरियां जो है अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ फैक्ट्रीज इतनी तादाद में खुल चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती है। तीसरा ये है बिजली और पानी। बिजली यहाँ उत्तराखंड में जबकि खुद मुहैया कराता है बिजली उत्तराखंड में, दूसरी स्टेट्स जो है बिजलियां खरीदती हैं यहाँ से, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में बिजली के जो दाम है या रेट है वो जो है आसमानों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने अपने अपने जो है वादे किए हैं कि कुछ बिजली, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, उन्होंने यहाँ वादे करके गए हैं यहाँ पे कि बिजली जो है 300 यूनिट तक हम लोग फ्री देंगे, ठीक है। और रोजगार के लिए भी ये वादा किया है उन लोगों ने कि जब तक रोजगार नहीं हम दे पाए तो युवाओं को जो है तकरीबन 5,000 रुपए जो है प्रति माह जो है वो रोजगार बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा। इसी तरह जो है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं यहाँ, और सब अपने अपने जो है दावों से जो है जनता को लुभाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेजर जो मुद्दा रहता है वो यही रहता है उत्तराखंड के अंदर। जी सैयद उवैस अली, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी जो दूसरे चरण की सीटें हैं, पिछली बार उसमें तकरीबन 38 सीटें जीती थी, तो क्या इस बार वो सीटें बचा पाएगी? क्योंकि लगातार ये दूसरा चरण भी बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा लग रहा है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी सीटें जिसमें मुस्लिम बहुत एक तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार दूसरे चरण में बचा पाएगी या उसकी सीटें कम होंगी? सैयद उवैस अली। देखो, हाल की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो समीकरण है
वो फिलहाल मात्र एक बीजेपी की नहीं बल्कि अन्य जो पार्टी हैं उनको लेकर भी बनी हुई है। आरएलडी के जो प्रत्याशी आए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी का गठबंधन होने का साफ तौर पर मतलब है कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि 30% किसान का समर्थन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल पूर्ण रूप से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे जो 38 सीटें हैं उनमें नुकसान तो बीजेपी को होने वाला हो रहा है, तो तय है, क्योंकि 38 सीटें जब बीजेपी की एक बहुत बड़ी लहर थी तब 38 सीटों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में इन जिलों पर को छूता हुआ नजर आया था। 9 जिले हैं, 45 ग्राउंड रिपोर्ट है, 17 आर्टिकल्स हैं, साथ साथ में जो 50 विधानसभाएं उनको लेकर अगर बात की जाए तो बड़ी अहम भूमिका की विधानसभाएं होंगी। वो उत्तर प्रदेश के अंदर संभल, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर या फिर सहारनपुर, मुरादाबाद, इनकी अगर बात की जाए, ये पूरी जो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो बेल्ट है जहां पर मुस्लिम समुदाय की वोट बैंकिंग बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर पर आकर टिकती है। निगाहें लगातार बनी हुई है, लेकिन सफलता किसके हाथ होगी ये तो अवाम तय करने वाली हो रही है। 14 तारीख को मतदान है। तमाम तरीके की जो प्रशासन की तैयारियां है वो बहुत जोर से पुख्ता की हुई हैं। तमाम जगहों पर चेकिंग चल रही है। इस बार जो जिस तरह से 2017 के अंदर में ज्यादातर सख्ती चुनाव आयोग के द्वारा नहीं थी, इस बार बेहतरीन सख्ती, बहुत सख्ती के दायरे में चुनाव आयोग नजर आ रहा है। हालांकि सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल, गुफरान, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम वोट रैंकिंग है। लेकिन बीजेपी की साथ साथ में अन्य पार्टी जो कांग्रेस की दावेदार हैं, चाहे संभल से निदा अहमद हो या फिर जो और कांग्रेस की जो लीड करती हुई पार्टियों के जो दावेदार हैं, वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी का नहीं बल्कि आरएलडी का वोट भी काटते हुए नजर आते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा, लगातार ध्रुवीकरण की बात होती है, तो कितना कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण में? और अगर सपा आरएलडी को उसकी बात करें तो उनको किसान आंदोलन का कितना फायदा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव था, तो क्या लगता है आपको? गुफरान, बिल्कुल साफ तौर से अगर किसान आंदोलन की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन का बुगल बजा था। उसके बुगल बजने के बाद से आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी से बिल्कुल अटैचमेंट है। और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो आरएलडी के प्रत्याशियों के द्वारा किसान का समर्थन होना फिर समाजवादी को मिलना तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर सिर्फ चेहरे की वोटिंग होगी, मात्र बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य जो भी आएगा वो सिर्फ मात्र चेहरे की दावेदारी का होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर से जो शहर की सीट है वहां पर यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी से दावेदार है, लेकिन बीजेपी से रितेश गुप्ता है, तो रितेश गुप्ता के नाम पर वोट मिलेगा वहां पर, ना कि बीजेपी के नाम पर। जो बीजेपी का प्लस वोट होगा वो तो होगा ही होगा, और चेहरे का जो वोट होगा वो रितेश की तरफ से मिलेगा। जातिवाद का पूर्ण रूप से चुनाव होना है। अब 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर में आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा कि जो मशक्कत राजनेताओं की है वो आज शाम अब 6 बजे के बाद जब से प्रचार प्रसार थमा है तब से तेज हो गई है। और इस तेजी से प्रचार प्रसार की थमती हुई रफ्तार जो होगी वो डोर टू डोर पहुंचेगी। जनता को लुभाने का प्रयास किया जाएगा, कहीं ध्रुवीकरण होगा, तमाम जाति के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, कुछ नहीं। जो अन्य पार्टी हैं वो अपने समाजवादी के जो मुस्लिम चेहरे हैं उनकी दावेदारी ठोकेगी। लगातार आज पूरी रात तक देर तक कैंपेन चलती रहेगी, तमाम मीटिंगें जारी रहेंगी, समीकरण बनाए जाएंगे। सवाल ये मेरा माना जा सकता है कि किसान आंदोलन का भी बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, किसान आंदोलन का फर्क पड़े। ये सवाल मेरा ये है कि वहां के मूल मुद्दे क्या है, किस मुद्दों पर इस बार जो लोगों के जहन में वो जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वो मुद्दे क्या है? देखिए गुफरान, मुद्दे हमेशा विकास के रहते हैं। चुनाव कभी भी हो, विकास की नैया के दावे हमेशा ठोके जाते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है इसका आने वाला वक्त नहीं बल्कि जो निर्णय है वो मार्च में पता चल जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो समझदार है। अब ये पब्लिक है, सब जानती है। बहरहाल सी बात है, चुनाव नजदीक था, आज 14 तारीख को मतदान होना है। अब मतदान की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों ने झंडे भले बीजेपी के लगा रखे हो, सपा के लगा रखे हो, बसपा के लगा रखे हो, लेकिन विकास कौन कर पाएगा, किसके चेहरे में ज्यादा दम है, कौन लगातार पब्लिक से जुड़ा रहता है, विकास कितना सटीक आंकड़ों पर होगा, ये विकास के नाम पर चुनाव होना है। हालांकि चाहे जो अभी संकल्प पत्र जारी हुए हैं, तमाम ग्रेटर जारी कर दिए गए हैं, तमाम पंपलेट जारी हुए हैं, तमाम
योजनाओं के कार्ड बांटे जा रहे हैं, घरों के अंदर योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास 5 साल के अंदर में कितना हुआ है, यह सवाल बनकर खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के देवबंद के अंदर में एएमआईएम के जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो समाजवादी को नुकसान देने वाले हो रहे हैं। वैसे ही मैं इस सवाल पे आऊंगा। मैं शिराज मेहदी से एक बात पूछना चाह रहा हूं। वहां अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे पलायन का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा वहां का पलायन का भी है, सिंचाई का भी मुद्दा है, क्योंकि पानी की उतनी व्यवस्था है नहीं, पहाड़ी इलाका है। लेकिन राजनीति हमेशा जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि दो ही जातियों के बीच हमेशा से इतिहास की बात करें तो राजनीति घूमी है। इसकी क्या वजह है कि वहां पे मूल मुद्दों पे राजनीति हो रही, या फिर जातिवाद का कहीं ना कहीं फैक्टर है? देखिए, अब तक तो जो है जब से उत्तराखंड यहाँ बना है यही होता आया है कि 5 साल जो है भाजपा की सरकार रही है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है जी। ठीक है, उत्तराखंड के लोगों ने बदल के जो दोनों सरकारों को देखते रहे, बारी बारी देखते रहे, लेकिन जो उनके बेसिक मुद्दे थे वो जो के त्यों रहे। जैसे कि आपने बोला कि पानी, उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं है। उत्तराखंड वो स्टेट है कि जहां से पानी जो है पूरे अदर स्टेट्स में जो है यहाँ से पानी जाता है। यहाँ नहरों की और झरनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पहाड़ी इलाकों में जो ऊपर जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हें कई किलोमीटर से पैदल जाके जो है पानी लेके आना पड़ता है अपने पीने के लिए, अपने रोजमर्रा के काम के लिए जी। तो ये हमेशा से उन लोगों की मांग रही है अलग अलग पार्टियों से कि ये सुविधा जो है उनको इसमें कुछ आराम मिले, उनको ये सुविधा वहां तक पहुंचे, पानी की व्यवस्था किसी भी तरीके से हो। दूसरा, ये पलायन का मुद्दा जो है, ये पलायन होता ही इसीलिए है कि रोजगार नहीं है यहाँ। आदमी रोजगार ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पे फिर निकल पड़ता है जब उसको अपने स्टेट के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। और इन दोनों चीजों के अंदर कहीं ना कहीं जो है कमी रही है और दोनों पार्टियों ने वो करी है। इसलिए और आज की तारीख में उत्तराखंड में जो है विकल्प मिले हैं उत्तराखंड वालों को। 2 विकल्प मैं समझता हूँ कि बड़े विकल्प हैं उत्तराखंड के पास जी। एक आजाद समाज पार्टी का विकल्प आया है उत्तराखंड के अंदर, एक आम आदमी पार्टी का विकल्प आया है उत्तराखंड के अंदर। तो देखिए इस बार जो है जनता का मूड जो है क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पे इन दोनों भाजपा और कांग्रेस को इन 2 पार्टियों से काफी क्षति पहुंच सकती है जी। सैयद उवैस अली, आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि जो एआईएमआईएम का अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कई सीटों पर एआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है इससे सपा और गठबंधन को, सपा आरएलडी को या बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? और बीजेपी की बात करें तो 38 सीटें बीजेपी हैं और बीजेपी की हैं, पिछली बार 2017 विधानसभा में उन्होंने जीती थी, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम ही एक तरीके से भूमिका निभाता है, उस पर भी बीजेपी ने ही कब्जा किया हुआ है। तो इससे कितना नुकसान होगा इन दोनों पार्टियों का? बिल्कुल गुफरान, देखिए जब पिछली बार बीजेपी की लहर थी तब आंकड़े बिल्कुल अलग छूते हुए नजर आते थे, लेकिन समंदर की लहरों से आप दरिया के पानी की तुलना नहीं कर सकते। समंदर बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन एएमआईएम का भी वजूद नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में एएमआईएम अपना वजूद बनाती नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी मंच से किसी बात को कहते हैं तो मुस्लिम जो वोट है वो कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है एएमआईएम के अंदर में। देवबंद के अंदर में जो भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कार्यक्रम किया उसके अंदर आप देखिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में देवबंद के अंदर में आके खड़ा हो गया एएमआईएम का। और कहीं ना कहीं बसपा और सपा के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो आरएलडी से ज्वाइंट हुए हों देवबंद सीट पर जो कैंडिडेट हैं, और बसपा से राजेंद्र चौधरी क्यों ना हो, तो बराबर की जो फाइट है वहां पे त्रिकोण में चुनाव होने वाला हो रहा है। संभल के अंदर आप देख लीजिएगा, संभल के अंदर में मुस्लिम माइनॉरिटी वाला इलाका है, ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंकिंग है, तो वहां पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं जी। निदा कांग्रेस से हैं, तो वहीं एएमआईएम से मुस्लिम है, साथ ही साथ में जो वहां की रिजर्व सीट है इकबाल महमूद जो राज्य मंत्री भी रहे हैं, लगातार वहां से विधायक बनते हैं, लगातार विधायक जो बने रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 3 जगह पर जब मुस्लिम वोट बैंकिंग फटती है तो उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट मिलती है। जहां मुस्लिम कैंडिडेट का ज्यादा खड़ा होने का संकेत है तो वहीं पर सीधी तौर पर एक सुचारू रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी की सीट आसानी से निकल सकती है, क्योंकि वहां के कैंडिडेटों को लुभाने का जो काम करते हैं वो हिंदू वोट बैंकिंग के आधार पर होता है। आंकड़ा आप उठा के देखिएगा, 2017 का ले लीजिए और 2022 का ले लीजिएगा, जब 14.8%
मतदान उत्तर प्रदेश में 2017 में हुआ था, तब युवाओं की वोटिंग 22% थी, आज 38% है। 15.6 और 8 के बीच में चुनाव होना है, वोट डालने हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो वोट बैंकिंग होगी वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को तय करेगी। अभी पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें 60% मतदान अभी तक हुआ है टोटल, जो आंकड़े आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर यूपी में इन जिलों पर जहां पर ये ग्राउंड है जो बना हुआ है द्वितीय चरण का, जो माइनॉरिटीज के इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर 74 से 80% के लगभग माना जा सकता है कि वोट बैंकिंग होगी जी। लेकिन एएमआईएम का नुकसान जो होगा, एएमआईएम का अपना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, लेकिन अपना वजूद वो बनाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो एएमआईएम पर जरूर जाएगा। ओवैसी का स्ट्रक्चर बढ़ेगा और अन्य पार्टियों का स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए एएमआईएम उत्तर प्रदेश के अंदर आई है और बीजेपी की बी टीम कहा जाता है ओवैसी को। लेकिन कितने आंकड़े इसके साफ हैं ये तो तय नहीं कर पाते, लेकिन मुस्लिम जो वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा लेता है और कहीं ना कहीं पर मुस्लिम लोग भी ये बात कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की भी पार्टी है। लेकिन मौजूदा सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की और ओवैसी के ऊपर अभी उस गाड़ी पर हमला होना, उनकी गिरफ्तारी होना, तो ये राजनीतिक तथ्य हैं, राजनीतिक समीकरणें हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा ओवैसी को मिलने वाला हो रहा है, क्योंकि देवबंद के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है उस ऐतिहासिक कार्य के अंदर में जो भीड़ उमड़ी थी, हालांकि भीड़ से आप वोट की तुलना नहीं कर सकते, वोट बैंकिंग की तुलना भीड़ से नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत जो है वो एएमआईएम के बड़े हैं कि बहुत कम समय के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर एएमआईएम अपना वजूद बनाती हुई नजर आ रही है। और एएमआईएम का उत्तर प्रदेश के अंदर में आना बसपा को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना है जी, क्योंकि बसपा का जो पूर्वांचल का गढ़ है अतीक अहमद का होना और अतीक अहमद की वहां से दावेदारी एएमआईएम से होना तो कई बड़े संकेत देता है। तो हो सकता है कि इस बार कई जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल की सीटें हैं वो एएमआईएम के खाते में जा सकती हैं और बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी गुफरान जी, बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, सपा को भी। मेरा सवाल शराज मेहदी आपसे है। देवभूमि है उत्तराखंड और उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो भी पलायन का है, सिंचाई का है। क्या बेसिक जो मुद्दे हैं वहां के मूल मुद्दे हैं, क्या उन पे चुनाव हो रहा है कि या वहां भी ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही, क्या वहां की स्थिति इस पे? जी देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और यूपी की भौगोलिक स्थिति में बहुत फर्क है जी। उत्तराखंड के चुनिंदा कुछ विधानसभाओं को ले लीजिए अगर जो, तो उनको छोड़ के आपको जो है ऊपर पहाड़ की तरफ जैसे जैसे निकलते चले जाएंगे तो वहां जो है ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं आती जी। वहां तो मुद्दों के लिए वो लड़ते हैं, वो लोग अपने छोटी छोटी उनकी बातें हैं, रोजमर्रा की पानी है, उनकी बिजली है, उनको जो है इतना सफर करना पड़ता है, उनके लिए सड़कें वहां तक पहुंचा देंगे लोग। तो बस वो ये छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जो है बस ये जो है अपना वोट दे देते हैं। और वहां बाकी आप मान के चलिए अगर रुड़की है और जिला हरिद्वार की मैं बात करूं तो जिला हरिद्वार काफी इस चीज से अफेक्टेड रहता है क्योंकि ये एक यूपी के बॉर्डर लगता है, तो थोड़ा बहुत असर जो देखना पड़ता है को मिलता है ध्रुवीकरण का, तो वो इन्हीं स्टेट्स में इन्हीं विधानसभाओं में मिलता है बस। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आपने बहुत विस्तार से बताया। तो ये सियासत है, सियासत गर्म भी होती है और लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो जनता जनार्दन की करती है। जनता ही प्रदेश का ताज सौंपती है, किसको सत्ता में बैठाना है, किसको कुर्सी सौंपनी है, ये जनता ही तय करती है और ये भी देखना बाकी है। आप देख रहे थे RNI न्यूज़, मैं गुफरान खान।